दिल्ली में एआई का महाकुंभ चल रहा है। भारत मंडपम में एआई समिट इम्पैक्ट का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से विश्व को एआई की खूबियों के बारे में बताया। इस दौरान मोदी कई वर्ल्ड लीडर से भी मिले और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मोदी भी बायलैटरल मीटिंग की। मैक्रो ने डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ की। कहा कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के बैंक में खाता तक नहीं होता था, लेकिन अब वही लोग डिजिटली पेमेंट ले रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया। तृणमूल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 9 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन भी होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। कई राज्यों में बैक टू बैक हार के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस आने वाले विधानसभा के चुनावों पर है और इसी सिलसिले में गुजरात कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक लिया। गुजरात में अगले साल चुनाव होना है। मोदी शाह के गढ़ में बीजेपी को मात देकर कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिशों में जुटी है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। असम में इसी साल चुनाव होना है और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी में मीटिंग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कई जिलों में कार्यक्रम है जहां से फीडबैक लिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है और कार्यकर्ताओं से बात कर एक लिस्ट बना रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे ताकि मजबूती के साथ लड़ा जा सके। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया गया था। ईडी का आरोप है कि करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को गलत तरीके से कब्जे में लिया गया था। 22 फरवरी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में रहेंगे। योगी का ये दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मिशन का हिस्सा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए लाने की है। दिलचस्प बात यह है कि विदेश दौरे के लिए सीएम योगी के पहनावे में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं भगवा कुर्ता धोती और जूता सिंगापुर और जापान में भी सीएम योगी की पहचान रहेगी। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे हैं। सीएम योगी का ये दौरा उत्तर प्रदेश में मॉडर्न परिवहन ढांचे को विकसित करने पर फोकस्ड रहेगा। सीएम योगी जापान में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। करीब 100 किलोमीटर तक योगी इस ट्रेन में यात्रा करके इसे परखेंगे। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर तैरते हुए चलती है। भारत जापान सहयोग से स्मार्ट परिवहन को नई दिशा मिल सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा बटुकों को सम्मानित करने पर सियासत गर्मा गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टारगेट किया। लिखा कि लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि ब्रजेश उसी सरकार में डिप्टी सीएम है जिसने शंकराचार्य का अपमान किया था। दूसरी ओर बटुकों के सम्मान को कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने डैमेज कंट्रोल बताया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर सीएम योगी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री को कालनेमी बताते हुए असली हिंदू होने पर फिर से सवाल उठाए। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान का समर्थन करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो एक व्यक्ति का पाप धो रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही मुफ्त की योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। सीजेआई ने कहा कि आखिर टैक्स पेयर्स के अलावा इन योजनाओं का खर्च और कौन उठाएगा। राशन और बिजली के बाद अब सीधा कैश ट्रांसफर पर भी कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मुफ्त बांटने की जगह सुनियोजित नीति बनाई जानी चाहिए। सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकारें कर्ज में होने के बावजूद मुफ्त की योजनाएं बांट रही हैं। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया, जिसे इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर पूरा किया। इस सफल परीक्षण से भारत को अंतरिम तकनीकी में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे यह साबित हो गया कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की बेहतरीन तकनीकी क्षमता है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, यहां आतंकी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। राजौरी में बड़ी संख्या में हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया आरोपी पाकिस्तानी नार्को टेरर ऑपरेटिव के संपर्क में था। आरोपी के पास से चीन और टर्की में बने हथियार मिले हैं। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 15 9mm की कारतूस भी बरामद की गई हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई। दैदहा गांव के पास ही स्कूल में 35 छात्रों ने अपनी कलाई काट ली।
किसी ने पेंसिल से, तो किसी ने कांटे से, तो किसी ने ब्लेड और डिवाइडर से हाथ काट लिए। हैरानी की बात यह रही कि सभी के कट के निशान एक जैसे हैं। बच्चों ने ऐसा क्यों किया? क्या एक दूसरे को देखकर किया या फिर किसी और ने कट के ये निशान लगाए हैं? हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। फ्लाइट में हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं। डीजीसीए ने बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए बेहद कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा है। एयरलाइंस अब बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर सीधे 30 दिन का बैन लगा सकेंगी। इसमें फ्लाइट में स्मोकिंग करना, शराब पीना या इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना भी शामिल है। मौजूदा नियमों में पहले जांच कमेटी बनती है और फिर यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमिशन थी, लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं होगी। देश में एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 20 फरवरी के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों और बंगाल की खाड़ी के मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई। 3 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स में 1236 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स गिरावट के बाद 82,498 पर रहा, तो वहीं निफ्टी भी 365 अंक लुढ़क कर 25,454 पर बंद हुआ। बड़ी बात यह रही कि इस गिरावट के चलते एक ही दिन में निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ऑटो, रियलिटी, बैंकिंग शेयर्स को ज्यादा नुकसान हुआ। बाजार में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका रही।